हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ के चैप्टर 1 का। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर 1 की कहानी बेसिक से समझ लेते हैं, क्योंकि जहाँ से चैप्टर 1 समाप्त होगा वहीं से चैप्टर 2 की शुरुआत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपा नेगड़े एक फेमस क्राइम रिपोर्टर है और उसे एक किताब हाथ लगती है जिसकी सारी प्रतियां सरकार ने जला दी थी, और वह कहानी थी केजीएफ के किंग रॉकी की। इसके लेखक आनंद को बुलाया जाता है, वह आते हैं और केजीएफ की पूरी कहानी बताते हैं। 1960 में कोलार की खदानों में मजदूरों को सोना हाथ लगता है और यह बात पता चल जाती है एक डॉन सूर्यवर्धन को। उसने सभी को मार दिया जिससे कि किसी को पता न चले उस माइन के बारे में, और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक इसी समय एक बच्चे का जन्म हो रहा था। वह पूरी केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स की इतिहास बदल के रख देगा। सूर्यवर्धन ने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया और उसका नाम रखा नाराची कॉरपोरेशन। सोने की खानों में वह सबसे प्रमुख थी। इधर उस बच्चे का नाम रखा गया राजा कृष्णा। उसकी माँ ने बहुत गरीबी में उसको पाला पोसा, लेकिन उसकी माँ को कोई असाध्य बीमारी थी और कुछ दिन बाद वह चल बसी। लेकिन माँ ने मरते मरते उससे वादा लिया था कि तुम गरीबी में मत मरना, तुम एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना। उसकी मौत के बाद राजा कृष्णा पैसा कमाने के लिए मुंबई चला आया। वहाँ पर वह छोटा मोटा काम करने लगा और एक गैंग के साथ हो गया। उसका एटीट्यूड बहुत हाई था और वह किसी से डरता नहीं था। इसीलिए जब एक इंस्पेक्टर को मारने के लिए कहा गया तो वह बिना डरे हुए गया और उसे मारकर चला आया। लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है। उसकी बहादुरी को देखकर वहाँ के डॉन शिंदे ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया और कुछ समय बीत जाता है। इधर सूर्यवर्धन बीमार रहने लगा था और उसके उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और इधर राजा कृष्णा एक खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर बन गया था। अब उसका नाम रॉकी हो गया था। वह वन मैन आर्मी था, सैकड़ों की टीम को एक बार में ही हरा सकता था। गुंडे उसके नाम से कांपते थे और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, और इसीलिए बंगलौर से एक डॉन आता है। उसका नाम था एंड्रूज। वह इतना बड़ा था कि मुंबई का डॉन शिंदे उसे आकर सलामी ठोकता है। यह सब रॉकी देख रहा था। एंड्रूज रॉकी के पास आता है और उसे एक आदमी को मारने के लिए कहता है और उसे बंगलौर बुलाता है। रॉकी उसकी बात मान लेता है और बंगलौर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसकी झड़प हो जाती है। झड़प होती है राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से। रॉकी को उससे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। फिलहाल वह पहुंचता है उन लोगों के पास और ये लोग रॉकी को एक आदमी गरुड़ा को मारने के लिए कहते हैं। गरुड़ा को कोई मार नहीं सकता था, इसलिए बाहर का आदमी बुलाया गया था। दरअसल सूर्यवर्धन ने अपने भाई अधीरा के साथ मिलकर एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन बीमारी के कारण जब उत्तराधिकार की गद्दी देने की बारी आई तो उसने अधीरा को ना देकर अपने बेटे गरुड़ा को दे दिया। अधीरा ने यह बात स्वीकार कर ली और कहा कि जब तक गरुड़ा जिंदा रहेगा तब तक वह गद्दी पर नहीं बैठेगा। अधीरा और गरुड़ा में कई बार लड़ाइयाँ होती हैं और आखिर में गरुड़ा जीत जाता है और अधीरा मर जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कई लोगों की नज़र थी उस केजीएफ पर, जैसे कि DYSS प्रमुख गुरु पांडियन और राजेंद्र देसाई, एंड्रूज, दया और कई अन्य थे जिनको राजगद्दी पानी थी, और इसीलिए इन लोगों ने मिलकर रॉकी को बुलाया था गरुड़ा को मारने के लिए। इधर रीना भी रॉकी से परेशान होकर अपने सबसे खास कमल से रॉकी को मारने के लिए कहती है। कमल जाता है रॉकी को मारने के लिए, लेकिन खुद पिटकर वापस आ जाता है। अगले दिन गरुड़ा अपनी मूर्ति के अनावरण के लिए बाहर निकलने वाला था। क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता था और हमेशा केजीएफ में रहता था तो उसे मारना मुश्किल था। आज वह बाहर निकला था तो उसको मारने के लिए प्लान किया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया और सब लोग मुश्किल से वहां से भाग पाए और गरुड़ा आराम से बच गया। सब लोगों में दहशत का माहौल था, क्योंकि गरुड़ा कभी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। लेकिन रॉकी कहता है कि वह खुद केजीएफ जाएगा और वहाँ पर उसको मारेगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि केजीएफ में कोई घुस नहीं सकता था और उसके बाद उसके महल में तो घुसना बहुत ही मुश्किल था। फिलहाल प्लान बनता है कि रॉकी जाकर उनकी चेक पोस्ट को तोड़ेगा और उसके बाद मजदूरों वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाएगा और वहां पहुंच जाएगा। रॉकी यही करता है और सभी को मार पीट कर गाड़ी में बैठ जाता है और पहुँच जाता है केजीएफ की फैक्ट्री में। पूरी फैक्ट्री बहुत खतरनाक थी। वहाँ पर हज़ारों मजदूर थे, उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था। 12 घंटे काम कराया जाता था और खाने पानी के नाम पर बहुत कम दिया जाता था, और जो भी आदमी काम नहीं कर पाता था उसे मार दिया जाता था। गरुड़ा ने भी अपने 3 दुश्मनों को कैद करके रखा था और उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाता था, क्योंकि वह कहता था कि इस बार माता काली को पशु बलि नहीं नर बलि चढ़ेगी। यह सब उसका भाई विराट देख रहा था, जो कि विलायत से अभी आया हुआ था। उसे बहुत ख़राब लगता है।
इधर केजीएफ की पूरी देखरेख वानरम नाम का सेनापति करता है। मजदूरों से कीड़ों मकोड़ों जैसा सलूक किया जाता था। एक लाइन को क्रॉस करने के लिए मना था। जब एक बच्चा उसको क्रॉस कर लेता है तो उस बच्चे को और उसकी माँ को मार डाला जाता है। लेकिन रॉकी को इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ मैप खोज रहा था रास्ता बनाने के लिए, जिससे कि गरुड़ा को मारा जा सके। एक दिन एक जगह पर खोज करने के लिए वह जाता है तो एक आदमी को मार देता है। इससे वानरम को षड्यंत्र का एहसास होता है। वह गरुड़ा को बताता है तो गरुड़ा पूरी बैच को बुला लेता है और कहा जाता है कि जिस आदमी ने काम किया है वह बाहर आ जाए, नहीं तो पूरी बैच को ही मार दिया जाएगा। इससे एक मजदूर जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसने रॉकी को भी देख लिया था ऐसा काम करते हुए, तब वह बाहर आ जाता है और अपने आप को मरवा देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि रॉकी कुछ न कुछ करेगा और उसकी पत्नी की जान भी बच जाएगी। रॉकी के अंदर भी धीरे धीरे मजदूरों के प्रति हमदर्दी शुरू हो गई थी। और एक दिन हद हो जाती है जब सुरक्षाकर्मी एक अंधे मजदूर को बिना काम का समझकर मारने के लिए तहखाने में ले जाते हैं। तब रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वह तहखाने में आकर सभी को मार देता है और उस बुढ़े को बचा लेता है। यह एक तरह से पहली क्रांति थी मजदूरों के लिए। उनके अंदर खुशी की लहर उठ जाती है। उनकी कहानियाँ सही हो रही थी कि कोई एक आदमी आएगा और उन्हें बचाएगा। उन सभी की लाशों को जला दिया जाता है और जब गरुड़ा को यह बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है और आगे बढ़ता है सभी को मारने के लिए। लेकिन इससे गरुड़ा को मारने का प्लान विफल हो सकता था और सभी षड्यंत्रकारियों के माथे पर शिकन आ जाती है। लेकिन तभी गरुड़ा के भाई विराट ने एक बड़ा कदम उठा लिया। उसने अपने पिता सूर्यवर्धन को ही मार दिया। यह सुनकर गरुड़ा रास्ते से ही वापस आ जाता है और अपने पिता की अंत्येष्टि करता है और कहता है कि काली माता के पूजन के बाद अगली सुबह वह सभी दुश्मनों को मार देगा। इधर वानरम को शक हो रहा था कि कोई आदमी तहखाने से होकर महल की तरफ आ रहा है, तो उसने सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी। इधर मजदूर लोग भी काली माता का पूजन देखने के लिए आ रहे थे। वानरम ने महल को पूरी तरीके से चौकसी लगा दी थी कि कोई भी आदमी अंदर ना आ पाए। उसके बाद नरबलि के रूप में उन तीनों कैदियों को लाया जाता है और एक एक करके गरुड़ा उन्हें मारने लगता है। तभी वनराम को पता चलता है कि तीसरा कैदी अपनी जगह पर मरा पड़ा हुआ है और वहाँ पर आ गया है रॉकी। वह कुछ बता पाता इससे पहले ही रॉकी पानी से निकलता है और पास में खड़े गरुड़ा को तलवार की एक ही धार से मार डालता है। तुरंत सब जगह खबर फैल जाती है कि रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया। रॉकी को अपनी माँ की कही बात याद आती है कि अगर तुमको बड़ा साम्राज्य बनाना है तो लोगों का दिल जीतना होगा और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा। दरअसल केजीएफ में आने का रॉकी का ही प्लान था। वह चाहता तो गरुड़ा को पहले ही मार सकता था, लेकिन वह यह देखना चाहता था कि केजीएफ कैसा है और वह उस पर अधिकार करना चाहता था। पूरी मजदूरों की सेना में जान आ गई थी और सब लोग रॉकी की तरफ हो गए थे। लेकिन गरुड़ा के मरने के बाद अब कुर्सी फिर से खाली हो गई थी और सबकी नज़र फिर से उस पर आ गई थी। गुरु पांडियन तैयार था अपनी टीम के साथ कुर्सी को हथियाने के लिए। उसके अलावा दुबई के इनायत खलील की भी नज़र कुर्सी पर थी और सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री बनने वाली थी रम्या सेन, जिनके बारे में दिखाया जाता है कि केजीएफ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरी सेना को तैयार कर दिया था। मतलब चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म होता है और चैप्टर 2 की कहानी इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।